हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास माने एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 चैनल पर। 11th क्लास में आपने पढ़ा था फिजिकल ज्योग्राफी, वोल्केनोज, माउंटेन्स, रिवर्स कैसे बने, उनके पीछे का क्या कंसेप्ट है। बट 12th क्लास में सब कुछ बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। मतलब कि फिजिकल जो ज्योग्राफी है, जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं, जो मदर अर्थ है हमारी, जो नेचर है, उसका किस तरीके से रिलेशन है आपसे और मुझसे, यानी कि ह्यूमन बींग से। बस यही कहानी रहने वाली है ज्योग्राफी की पूरी 12th क्लास में। तो पहले चैप्टर से हम ये समझने वाले हैं कि नेचर किस किस तरीके से इफेक्ट डालता है, क्या क्या चीजें हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में जो हमें पूरी 12th क्लास में पढ़नी है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। क्या कह रहा है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन ज्योग्राफी में कि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन इन चैप्टर 1 ऑफ फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी। दैट चैप्टर इंट्रोड्यूस द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। भाई 11th क्लास में जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से फिजिकल ज्योग्राफी अलग अलग सब्जेक्ट से कनेक्ट है, यानी कि डिसिप्लिन। इट ऑल्सो कवर्ड द इंपॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। सारी चीजें हमने कवर करी थी, 11th क्लास में आप पढ़कर आ चुके हो। बट इस चैप्टर को पढ़ने से आपको यह पता लगने वाला है कि ह्यूमन ज्योग्राफी किस तरीके से रिलेट करती है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी से, यानी कि डिसिप्लिन ज्योग्राफी, हमारी मदर डिसिप्लिन। भाई मेन जो है वो तो फिजिकल ज्योग्राफी ही है ना। अगर फिजिकल ज्योग्राफी ही नहीं होती, यानी कि अगर मदर नेचर होता ही नहीं, मदर अर्थ होती ही नहीं, तो हम इंसानों का क्या होना था? हम भी नहीं होते। क्या बनता? कुछ खाने को नहीं मिलता, कुछ पीने को नहीं मिलता, कुछ पहनने को ना मिलता, यानी कि हम ऐसे के ऐसे ही रह जाते। और मुझे तो लगता है कि शायद हो भी नहीं पाते। हमारे होने के पीछे का जो मेन कारण है वो क्या है? वो फिजिकल ज्योग्राफी ही है। बट अब हम पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है। तो देखते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है भाई। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचर ऑफ ज्योग्राफी क्या है, यानी कि पूरे ज्योग्राफी सब्जेक्ट का नेचर कैसा होता है। जो ज्योग्राफी हम 11th में पढ़ रहे हैं, 9th 10th में भी हमने पढ़ी है, बट 11th से अलग वो बुक आने लग गया, अलग सब्जेक्ट बन गया है। और इन फ्यूचर भी शायद बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ज्योग्राफी के ही सब्जेक्ट में आगे ज्योग्राफी ऑनर्स करेंगे, पीएचडी करेंगे, या उससे ऊपर ज्यादा कोई साइंटिस्ट रिसर्चर भी बन सकता है भाई। तो असल में ज्योग्राफी सब्जेक्ट है क्या, हमें अभी जान लेना चाहिए। ज्योग्राफी इज ए इंटीग्रेटिव, एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल फील्ड ऑफ स्टडी। भाई बहुत बारी बारी वर्ड लिख दिए, क्या इनके मीनिंग भी उतने भारी होने वाले हैं? चलो भाई देखते हैं। इंटीग्रेटिव वर्ड का मतलब क्या है। देखो यार, इंटीग्रेटिव वर्ड का सीधा सा मतलब है कि जो ज्योग्राफी है ना, ये सारे सब्जेक्ट से रिलेट करती है। कैसे रिलेट कर रही है? मान लो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो। पॉलिटिकल साइंस में आपने देखा कि किसी गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनानी थी। पॉलिसी बनाने से पहले उनको क्या देखना पड़ता है? वहां उनको देखना पड़ता है कि कितनी वहां पॉपुलेशन है, कितने वहां बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं, कितने औरत हैं, कितने आदमी हैं। ये सारी चीजें उनको देखनी पड़ती हैं। वो कहां से पता लगेंगी? भाई उनकी स्टडी करनी पड़ेगी, सेंसस का डाटा निकालना पड़ेगा। तो मतलब कि ज्योग्राफी क्या करती है कि दो सब्जेक्ट्स को जोड़ती है। हर चीज में कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का एडिशन हो ही जाता है। आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट उठा के क्यों ना पढ़ लो। हिस्ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं। चलो हिस्ट्री का एग्जांपल में हम देखते हैं कि भाई पानीपत के 3 युद्ध हुए। अभी कभी किसी ने सोचा कि पानीपत में उसी जगह पर क्यों युद्ध हुए? कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर हो सकता है। जैसे ही लोकेशन का नाम आ जाता है, पानीपत का जैसे ही नाम आया, लोकेशन का नाम आया, वहीं पर ज्योग्राफी क्या हो गई? अंदर घुस गई भाई उस सब्जेक्ट में। उसका रिलेशन वहीं पर सेट हो गया कि हिस्ट्री से भी ज्योग्राफी कहीं ना कहीं रिलेट करती है। तो एम्पेरिकल का मतलब सीधा सा ये है कि दो सब्जेक्ट का जोड़ बना देती है और वो वहां पर ज्योग्राफी ऐड हो जाती है। एम्पिरिकल का मतलब क्या है? एम्पिरिकल का मतलब है कि जो ज्योग्राफी में हम जो भी डाटा रिकॉर्ड करते हैं, जो भी एनालाइज करते हैं। अब देखो हमने डाटा रिकॉर्ड करा। अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो कि हमने ये बोला कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? कभी सोचा कि ऐसे देख के थोड़ा ना बता देंगे कि यार मेरे को ना भीड़ महसूस हो रही है, मेरे को कल 1 साल पहले तक यहाँ इतनी भीड़ नहीं दिखाई देती थी, बट अब मेरे को भीड़ दिखाई दे रही है, लगता है इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है। खाली इस बेसिस पर हम नहीं बोल सकते ये बात। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें जो पॉपुलेशन का डाटा है, यानी कि जिसको हम सेंसस बोलते हैं, वो हमने रिकॉर्ड कर कर रखा होगा। जैसे कि 2011 में हमने पॉपुलेशन का डाटा रिकॉर्ड करा। उस डाटा के रिकॉर्ड पर जब हम दोबारा पॉपुलेशन का डाटा रिकॉर्ड करेंगे, उसे एनालाइज किया जाता है। यानी कि ज्योग्राफी में हम जो डाटा है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है, उसको एनालाइज जब हम करते हैं, उसको जब हम यूज करते हैं, वो ज्योग्राफी का एक नेचर बन जाता है, यानी कि एम्पिरिकल नेचर हो जाता है।
वहीं प्रैक्टिकल फील्ड की बात करें, भाई प्रैक्टिकल फील्ड नाम से समझ आ रहा है कि किसी लोकेशन पर जाकर वो चीज देखनी। मान लो कि मैंने यहाँ बैठे बैठे एक स्टडी करी कि किसी भी XYZ जगह पर, या मैंने कंपास उठा लिया, कंपास उठाकर मैंने देखा कि वो लोकेशन वहां पर पड़ती है। ये तो होगी कि मैंने क्या करा, एम्पिरिकल नेचर उसका देखा, उसका डाटा देख लिया, ऑनलाइन डाटा आपको मिल जाता है, मैप्स मिल जाते हैं, मैप्स का यूज कर लिया। बट अगर मैं उस प्रॉपर लोकेशन पर प्रैक्टिकली जाकर वहां स्टडी करूं, जाकर वहां देखूं, तो वो क्या होगा, वो भी ज्योग्राफी का एक नेचर है कि हमने सबसे पहले तो दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करा, ज्योग्राफी को हर जगह कनेक्ट होगी। फिर हमने देखा कि उसका एम्पिरिकल नेचर है, यानी कि जो डाटा है वो हम यूज कर सकते हैं ज्योग्राफी की स्टडी करने के लिए। तीसरा क्या है कि प्रैक्टिकल फील्ड, कि ऑन द स्पॉट, यानी कि उस लोकेशन पर ही जाकर हम स्टडी जब करते हैं तो क्या हो जाता है, वो प्रैक्टिकल स्टडी हो जाती है ज्योग्राफी में। फिर ये कह रहा है कि इट रीच इज एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव कैसे है भाई, जाहिर सी बात है एक्सटेंसिव तो है ही इसकी रीच, क्योंकि हर सब्जेक्ट में ये इतनी वाइड, यानी कि ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है वो बहुत वाइड है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में वो ऐड हो रही है, हर जगह वो यूज हो रही है। मान लो मैं जब यहाँ खड़ा होकर आपसे बात भी कर रहा हूँ ना, यहाँ पर भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट कहीं ना कहीं ऐड हो रहा है। कैसे ऐड हो रहा है भाई, हवा है, एयर है, मैं सांस ले रहा हूँ, मतलब कि जो मदर अर्थ है, जो हमारा नेचर है, उससे मेरा कहीं ना कहीं रिलेशन बन रहा है कि मैं सांस ले रहा हूँ, वो नेचुरल चीज़ है। तो क्या हुआ, यहाँ पर भी ज्योग्राफी ऐड होगी। आप अपने घर पर बैठे हो, आपको लगी प्यास, आपने पिया पानी, पानी कहाँ से आया, नेचुरल रिसोर्स है, वो भी मदर अर्थ ने हमें दिया और वो हमने पी लिया क्योंकि हमें प्यास लगी। वो क्या बन गया, वो भी एक रिलेशन बन गया। तो जो इसकी रीच है, जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की रीच है, वो बहुत ही क्या है, एक्सटेंसिव है, बहुत बड़े लेवल पर, यानी कि बहुत दूर तक है, जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं। फिर क्या कह रहा है कि एवरी इवेंट और फिनोमिना दैट वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम कैन बी स्टडीड ज्योग्राफिकली। भाई कोई भी फिनोमिना अगर लोकेशन के हिसाब से चेंज हो रहा है या बाय टाइम चेंज हो रहा है, उसको हम इसमें स्टडी करते हैं ज्योग्राफिकली। कैसे सर, कोई एग्जांपल दो। सुनो फिर, इंडिया है, इंडिया के आप जब बिल्कुल नॉर्थ में जाते हो तो आपको क्या मिलते हैं, आपको माउंटेन्स मिलते हैं, हिमालय पर्वत मिलता है। तो वो क्या होगा, एक प्रॉपर लोकेशन, यानी कि स्पेस की बात हो रही है। स्पेस का मतलब है एक प्रॉपर लोकेशन। आप नॉर्थ में गए, आपको माउंटेन्स मिले। आप थोड़ा सा नीचे आए तो आपको गंगा वाला एरिया मिला, जिसे हम प्लेन बोलते हैं। आप थोड़ा सा वेस्ट की तरफ चले गए, आपको राजस्थान मिल गया जहां पर डेजर्ट है। ईस्ट में चले गए या साउथ में चले गए, प्लेट्यूज मिल जाएंगे, आपको कोस्टल एरिया मिल जाएगा। तो मतलब कि प्लेस के हिसाब से चेंज हो रही है चीजें। किसके हिसाब से चेंज हो रही है, प्लेस के हिसाब से चीजें चेंज हो रही है। यही ये बात बोल रहा है कि जब प्लेस के हिसाब से फिनोमिना चेंज होने लग जाए, कैसा फिनोमिना, जो हम ज्योग्राफिकली स्टडी कर सकते हैं। फिर ये बोल रहा है टाइम की बात बोल रहा है। अब सर टाइम इसमें कैसे आ जाता है, समझ आया कि जब हम प्लेस चेंज करते हैं तो जाहिर सी बात है चीजें चेंज होने लग जाती है। तो बेटा टाइम के हिसाब से भी चीजें चेंज होती हैं। कैसे, जनवरी में सर्दी है, अगस्त में मॉनसून है, फिर क्या होता है जून, मई जून में बीच में गर्मी आ जाती है। तो ये क्या हो रहा है, फिनोमिना चेंज हो रहा है ना। कैसे, बाय टाइम चेंज हो रहा है। पहले हमारा एक ही सब पूरा बड़ा कॉन्टिनेंट होता था, फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपने पढ़ी होगी 11th में कि सारे कॉन्टिनेंट्स टूट गए, टूट के दूर हो गए। क्या हुआ, जो इंडिया वाला एरिया था वो आकर किससे टकराया, यूरेशिया से टकरा गया। वहां क्या बन गए, वहां पर हिमालय बन गया। मतलब कि बाय द टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया वैसे वैसे वहां का जो फिनोमिना है वो भी चेंज हो गया, हिमालय बने हैं ना। तो यही ये बात बोल रहा है कि एवरी इवेंट और फिनोमिना दैट वेरीज ओवर स्पेस, यानी कि लोकेशन एंड टाइम, कैन बी स्टडीड ज्योग्राफिकली। उसको हम बाय द ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफिकली का मतलब है कि ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस एंड टाइम। चलो भाई आगे। अब कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ सरफेस क्या है, कि जो अर्थ की सरफेस है उसके क्या क्या कंपोनेंट है, यानी कि हमारे अर्थ के ही क्या कंपोनेंट है। अर्थ के सरफेस के दो मेजर कंपोनेंट बनते हैं। जाहिर सी बात है, क्या वो दो हो सकते हैं भैया। सबसे पहले तो बनता है हमारा नेचर, यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट, जो हम 11th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। वो एक पहला नेचर था जो हमने वहां कवर कर लिया। जो दूसरा नेचर है वो है लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, जो अब हम 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। नेचर का हमने देख लिया कि कैसे कैसे नेचर बना, ओरिजिन ऑफ द अर्थ कैसे हुआ, इंटीरियर कैसे था अर्थ का, फिर क्या हुआ, एयर कैसे बनती, एयर क्या है, एयर से विंड कैसे कन्वर्ट होती है, ओशियन करंट्स कैसे चलती हैं। ये सारी चीजें हम 11th में पढ़ ली हैं।
ट्वेल्थ में हम पढ़ेंगे कि वही सारी चीजें जैसे क्या वोल्केनो, जैसे क्या एरिया कि कैसा एरिया है, और क्या जैसे कि क्लाइमेट, ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें ह्यूमन बीइंग को यानी कि आपको और मुझको किस तरीके से इफेक्ट करती हैं, उनके और हमारे बीच में क्या रिलेशन है, यही सारी चीज हम ट्वेल्थ क्लास में यानी कि अब आने वाली वीडियोस में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि दो कंपोनेंट है, हमें समझ आ गई, बट व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी यार, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या पढ़ा रही है हमें, वो तो बताओ। सुनो फिर, फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज द फिजिकल एनवायरनमेंट, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल नेचर एंड ह्यूमन वर्ल्ड, यानी कि फिजिकल नेचर जो मदर अर्थ के रिसोर्सेज है उनका और हमारे बीच में क्या रिलेशन है, ये सिंपल सी बात है। द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमिना कि बाय द प्लेस, जगह जगह जैसे जैसे स्पेस चेंज होता है, यानी कि जैसे जैसे लोकेशन चेंज होती है, वो कैसे ह्यूमन फिनोमिना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन मतलब कि जो हम अलग अलग, ऐसा तो है नहीं कि पूरी दुनिया के लोग एक ही जगह पर रह रहे हैं, एक ही देश में रह रहे हैं, अलग अलग लोकेशंस पर रह रहे हैं, हर कंट्री में भी अलग अलग लोकेशन पर रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया के लोग दिल्ली ही आकर रहने लग गए हैं कि भाई हम तो इसी जगह रहेंगे, बाकी एरिया खाली छोड़ दो जो है, ऐसा भी नहीं है। अलग अलग जगह पर रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, उसके पीछे के क्या फैक्टर हैं, क्या उसके पीछे के क्या रीजन है, हम कोई एग्रीकल्चर कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक ही तरीके का एग्रीकल्चर एक ही एरिया में क्यों किया जा रहा है, दूसरी जगह क्यों नहीं किया जा रहा है। राजस्थान में राइस की क्रॉप क्यों नहीं उगाई जा रही, वो बिहार साइड में ही क्यों उगाई जा रही है, उसके पीछे भी कोई एक ज्योग्राफिकल रीजन है। साउथ इंडिया में नॉनवेज ज़्यादा खाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में कम खाया जाता है, उसके पीछे क्या रीजन है, उसके पीछे भी एक ज्योग्राफिकल रीजन है। तो यही सारी चीजें हम ट्वेल्थ क्लास में पढ़ने वाले हैं। हाउ दिस फिनोमिना केम अबाउट, द सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सोशल का मतलब कैसे हो गया कि अलग अलग पहनावा, अलग अलग प्रथाएं, अलग अलग खाना, ये सारी चीजें क्या है, ये सोशल लाइफ में हमारे आती हैं कि वो क्यों डिफरेंशिएट है, हर जगह क्यों अलग है। दूसरा इकोनॉमिक डिफरेंस, यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू में कैसे हर कंट्री कोई किस ज़्यादा पैसे कमा रही है, किसी की जीडीपी बहुत अच्छी है बट किसी कंट्री की कम है, उसके पीछे क्या रीजन है, जाहिर सी बात है। अच्छा दुबई का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, गल्फ कंट्रीज का एग्जाम्पल लेते हैं, वहां पर क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा है बट इंडिया में इतना नहीं है, तो क्या देखने को मिलता है कि भाई वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, जाहिर सी बात है वो हमें देखने को मिल रहा है, बट इंडिया उतना नहीं कमा पा रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया में क्रूड ऑयल नहीं है। तो क्रूड ऑयल दुबई में क्यों है? वो दुबई वालों के हाथ में तो नहीं था, वो तो नेचर के हाथ में था कि दुबई में वहां क्रूड ऑयल था। अब वहां लोग रहने लग गए, उन्होंने क्रूड ऑयल की माइनिंग स्टार्ट कर दी, बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी जो बाय द एरिया, जगह जगह के हिसाब से, लोकेशंस के हिसाब से चेंज होती रही। तो यही ये कह रहा है कि सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि दोनों तरह के जो डिफरेंसेस हैं इकोनॉमिक वैल्यू में और सोशल वैल्यू में, वो भी सारी चीजें हम इसी 12th क्लास में स्टडी करने वाले हैं कि उनके पीछे जो फिजिकल नेचर है, जो अर्थ है, उसका क्या रीजन है, क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। कोर कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि जो बिल्कुल कोर कंसर्न है, यानी कि जैसे 11th क्लास में आपने देखा था कि जो हमारा इनर कोर है, मेन वही है सारी कहानी। तो ज्योग्राफी का जो कोर है, एम्स टू अंडरस्टैंड द अर्थ एज द होम ऑफ ह्यूमन बीइंग। आपका घर कहाँ है, आपका घर क्या है? सब बोल देंगे कि सर मेरा घर इस शहर में, इस कॉलोनी में 5/10 मकान मेरा घर है। ये तो हो गया बहुत ही माइक्रो लेवल पर आ गया। थोड़ा और मैक्रो जाओगे तो क्या कहोगे आप कि मेरा घर सर उस शहर में है। थोड़ा और ऊपर जाओगे, मेरा घर उस स्टेट में है, मेरा घर उस कंट्री में है, मेरा घर उस कॉन्टिनेंट पे है। बट एट लास्ट आपका घर क्या है? एट लास्ट आपका घर अर्थ है, यानी कि पृथ्वी है। ये हमारा घर है। इट स्टडीज ऑल एलिमेंट्स दैट सस्टेन द ह्यूमन लाइफ। सस्टेन कि सारे एलिमेंट इसमें देखे जाएंगे कि जो ह्यूमन लाइफ
को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं, जो हमारी लाइफ को जीने में आसानी देते हैं, कि क्या क्या वो एलिमेंट्स हैं। द एम्फेसिस इज ऑन द स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन बीइंग। जो जोर है, यानी कि एम्फेसिस मतलब जो फोकस किया गया है, वो सारा फोकस की चीज पर किया गया है कि स्टडी ऑफ नेचर, नेचर की स्टडी पे, एंड ह्यूमन बीइंग। नेचर की हम 11th क्लास में कर चुके और ह्यूमन बीइंग की 12th क्लास में आने वाले कुछ दिनों में अपनी जर्नी हमारी स्टार्ट हो गई है, वो हम करते चलेंगे। फिर क्या कह रहा है ये? फिर कह रहा है कि डिबेट्स हैं यार। अब ज्योग्राफी इतना वाइड सब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है कि सबकी देखने के नजरिया, सबको ज्योग्राफी का पढ़ने का नजरिया सबका अलग होगा। कोई कहता होगा कि ज्योग्राफी को इस तरीके से पढ़ा जाए, कोई कह रहा होगा कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बोलता होगा, कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बोलता होगा, कोई बोलता होगा यार ये तो साइंस की तरीके से है, इसमें लॉ होने चाहिए कि हर जगह एक ही लॉ, यूनिवर्सल लॉ काम करेगा, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, हर जगह ग्रेविटी काम कर रही है। बट क्या ज्योग्राफी सब्जेक्ट में भी लॉज होने चाहिए? कैसा लॉ कि हर दोपहर 12 बजे बारिश होती है? एक जगह होती होगी यार, पूरी धरती पे थोड़ी ना 12 बजे बारिश हो सकती है, नहीं हो सकती। बाय द स्पेस यानी कि टाइम के लोकेशन के हिसाब से, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के हिसाब से सब कुछ चेंज होता रहता है। तो बट डिबेट्स हैं, इसकी कुछ डिबेट्स क्या है वो हम देख लेते हैं। लॉ मेकिंग यानी कि नोमोथेटिक वर्सेज थ्योराइजिंग वर्सेज इडियोग्राफिक। तो ये क्या है? ये लोगों की सोच है। क्या सोच है? जो मैं बता रहा था लॉ मेकिंग वाली, वही साइंस वाला एग्जांपल कि भाई जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है ये लॉ मेकिंग सब्जेक्ट है, कि जो चीज एक जगह पर हो रही है उसे यूनिवर्सल ट्रूथ मानकर या यूनिवर्सल लॉ मानकर हमको फॉलो करना चाहिए। क्या ये बात सही है? क्या आपको लगता है कि हमें इस तरीके से ज्योग्राफी को पढ़ना चाहिए? अगर जिसको लगता है कि हाँ सर ऐसे ही पढ़ना चाहिए, तो भाई वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन है, आपके कमेंट सेक्शन में कर दो कि हाँ सर लॉ मेकिंग ज्योग्राफी होनी चाहिए। और जिसको लग रहा है कि नहीं सर लॉ मेकिंग नहीं बन सकती बिल्कुल भी, तो वो भी कमेंट कर दो कि क्यों नहीं लॉ मेकिंग बन सकती है। थ्योराइजिंग मतलब कि क्या ज्योग्राफी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बनाकर हम छोड़ दें कि ठीक है भाई बुक पढ़ ली है, बुक में सारा डाटा लिखा हुआ है, एनालाइज करा हुआ है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो गया कि हाँ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, हमने थ्योरी उसकी पढ़ ली और हम बन गए ज्योग्राफर। ऐसा भी नहीं हो सकता, हमें प्रैक्टिकली जाकर वहाँ पर स्टडीज करनी पड़ेगी, वोल्केनो के वहाँ से सैंपल निकालने पड़ेंगे, उन सैंपल्स को लैब में ले जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि आखिर इसके अंदर क्या क्या मटेरियल, कौन से मिनरल्स हैं। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो ये नहीं रहा। और साइंस वाला सब्जेक्ट भी ये नहीं बन सकता कि एक परमानेंट लॉ हमने बना दिया और वही लॉ क्या है चले जा रहा है सालों साल तक, वो भी नहीं कर सकते। तो ये ना लोगों के बीच में ना क्या कहते हैं इसे, फाइट का नाम दे देते हैं, लड़ाई कह सकते हैं कि ये लड़ाई चलती रहती है लोगों के बीच। बट हमें क्या, हमें तो पढ़ना है ज्योग्राफी। पता है हर इंसान का एक अलग नजरिया होता है। कैसे अलग नजरिया हो सकता है? जैसे ये मैं मार्कर देख रहा हूं, इस मार्कर पर मुझे यहां कुछ और लिखा मिल रहा है, बट वही मार्कर जब आप देख रहे होंगे उस साइड से आपको कुछ और दिख रहा होगा। बट असल में है क्या? ये है तो मार्कर ही ना। ऐसे ही ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट, बट उसको देखने का जो नजरिया है हमारा लोगों का, वो नजरिया सबका अलग हो सकता है और होना भी चाहिए। जब नजरिए अलग होते हैं तभी किसी नई चीज का या इन्वेंशन किया जा सकता है या हो सकता है। फिर क्या कहते हैं? फिर कहते हैं कि रीजनल और सिस्टमैटिक अप्रोच। भाई रीजनल अप्रोच होनी चाहिए ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए या सिस्टमैटिक अप्रोच होनी चाहिए? अब सिस्टमैटिक अप्रोच सबसे पहले देखते हैं हम क्या है। सिस्टमैटिक अप्रोच है कि ज्योग्राफी में जब हम कोई चीज स्टडी कर रहे होते हैं, हमें एज ए होल अर्थ लेकर उसको स्टडी करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि कोई भी जब हम स्टडी कर रहे हैं तो एज ए होल अर्थ का बेस बनाकर हमें उसे पढ़ना चाहिए कि अगर यहाँ पर कोई ये पर्टिकुलर फिनोमिना हो रहा है तो यही फिनोमिना पूरे अर्थ पर अभी हो रहा होगा। मान लो अगर दिल्ली में अभी बारिश हो रही है तो एज ए होल अर्थ देखा जाए तो हर जगह क्या वो बारिश हो रही होगी? नहीं हो रही होगी। अगर हमें और भी तरीके से एनालाइज करना है तो एज ए होल अर्थ जब हम किसी चीज की स्टडी करते हैं वो हो जाती है हमारी सिस्टमैटिक स्टडी, यानी कि पूरे अर्थ की स्टडी को एक बारी में किया जा रहा है। कैसे कैसे स्टडी किया जा रहा है कि अर्थ रोटेट हो रही है, एज ए होल हमने स्टडी करी कि अर्थ रोटेट हो रही है। सच बात है, अर्थ रोटेट हो रही है, अर्थ रेवोल्यूशनरी सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है। मान गए कि हाँ रेवोल्यूशन कर रही है, वो सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है। तो ये क्या हुआ? ये सिस्टमैटिक अप्रोच होगी, पूरे अर्थ को एज ए होल हमने स्टडी करा। रीजनल स्टडी क्या हो जाती है?
नाम से ही पता लग रहा है कि पर्टिकुलर किसी एक रीजन की जब हम स्टडी करते हैं, मान लो इंडिया में, हमने पूरे इंडिया में हम यूपी की स्टडी करने लग गए, यानी कि उत्तर प्रदेश की स्टडी कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की जब हम स्टडी करने हैं तो हम पर्टिकुलर एक रीजन की ही स्टडी कर रहे हैं। सिर्फ एज ए होल हमको कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ बाउंड्रीज, यानी कि यूपी की जो ये बाउंड्रीज है, हमें इस बाउंड्रीज के अंदर ही रहना है। इन बाउंड्रीज के अंदर जब हम हर तरीके की स्टडी करते हैं, चाहे वो पॉपुलेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो क्लाइमेट से रिलेटेड हो, चाहे वो लैंड फॉर्म से रिलेटेड हो, जब हम इन चीज़ों की रीजनल स्टडी करते हैं तो वो क्या हो जाती है, हमारी रीजनल अप्रोच हो जाती है। अब कौन सी अप्रोच सही है, इसका फैसला तो आप खुद कर सकते हैं। क्यों, इतने समझदार तो हैं आप, 11th में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़कर आए हैं, इतना आपको मालूम है कि क्या रीजनल अप्रोच ही सही रह सकती है हर जगह, या सिस्टमेटिक अप्रोच सही रह सकती है, या फिर मैं बोलूं तो ये दोनों, अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि क्या ये दोनों अप्रोच सही रह सकती हैं, तो रह सकती हैं। ये दोनों अप्रोच भी ऐड होकर हम इन दोनों अप्रोच को यूज कर सकते हैं। जहाँ पर हमें लगे कि हमें सिस्टमेटिक यूज करना है वहाँ हम सिस्टमेटिक कर लेते हैं, जहाँ हमें लगे कि रीजनल हमें कोई चीज़ स्टडी करनी है वहाँ रीजनल अप्रोच ले आते हैं। ये भी एक रास्ता है। फिर क्या है, थ्योरेटिकल वर्सेज हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन या थ्योरेटिकल इंस्टीट्यूशनल। वही बात है यार, थ्योरेटिकल नहीं हो सकती है, वही कहानी जो ऊपर मैं आपको बता रहा था कि लॉ मेकिंग या थ्योराइजिंग। थ्योरेटिकल ये नहीं हो सकती। हिस्टोरिकल मतलब कि जो पहले हुआ क्या वो आज भी होगा, जो पहले जो भी फिनोमिना हुए हैं क्या वो आज भी रिपीट कर सकते हैं। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले सकते हो आप, जैसे वॉल्केनो ले लो यार, आपने वॉल्केनोज के टाइप पढ़े थे 11th में, 3 तरीके के वॉल्केनोज होते हैं। एक कौन से, एक्टिव वॉल्केनो, एक डोरमेंट वॉल्केनो, एक डेड वॉल्केनो। जो डेड हो गए हैं, जो मर गए हैं, वो पहले इरप्ट हुए थे बट आज वो इरप्ट नहीं हो सकते। उनका अगर हिस्टोरिकल डाटा उठाकर अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि नहीं भाई हिस्टोरिक पहले हुए हैं तो आज भी हो सकते हैं, वैसा तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो हर चीज़ पर डिपेंडेंसी नहीं रह सकती। हमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट को अगर पढ़ना है तो हमें अलग अलग नज़रियों की ज़रूरत है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है कि कौन से पॉइंट ऑफ व्यू को किस जगह हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ डिबेट्स है बेटा, इस डिबेट्स को आज से बहुत सालों से चलती आ रही है और मे भी मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी चलती रहेंगी। अपना काम था पढ़ने का, हमने पढ़ लिया कि आखिर एनसीईआरटी हमें बता क्या रहा है। उसके बाद आ जाता है कि नेचर एंड ह्यूमन इनसेपरेबल। भाई एक बात बताओ, ये देखो हाथ कितना प्यारा लग रहा है और बीच में है मिट्टी, मिट्टी में है पौधा, तो कितना अच्छा लग रहा है देखने पर। क्या नेचर और ह्यूमन को अलग किया जा सकता है? क्या हमारे अंदर से नेचर को अलग किया जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। हम खुद भी तो नेचर ही हैं, हम खुद भी तो नेचर ही हैं। हमारे अंदर खून है, 70% वाटर कहते हैं बॉडी में होता है, तो वो क्या है? वो नेचर है। मिट्टी है, वो भी नेचर है। तो मैं ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन जस्ट आपकी क्यूरियोसिटी लेवल को चेक करने के लिए पूछा गया है, ताकि आप उस लेवल तक सोच सको कि क्या अलग किया जा सकता है। Despite this debate, the dichotomy between physical and human is not valid. Nature, humans are inseparable and should be studied holistically. ये कह रहा है कि despite these debates, इन डिबेट्स के होने के बावजूद भी द डिचोटॉमी बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन इज नॉट वैलिड। अब ये डिचोटॉमी वर्ड का मतलब क्या है कि डिवाइड करना, अलग अलग उनको समझना कि ह्यूमन ज्योग्राफी अलग है और फिजिकल ज्योग्राफी अलग है। नहीं, ये असल में दोनों ही ज्योग्राफी है। क्या है इनका, हम रिलेशन किस तरीके से करते हैं, उनको कैसे वो रिलेट एक दूसरे पर कह सकते हो ना, सर्कल है, ये लाइफ सर्कल है कि नेचर है तो ह्यूमन बीइंग है। मेन ये है कि हम अलग नहीं कर सकते। जैसे दिन और रात का मैं एग्जांपल देता हूं बच्चों को कि दिन और रात को हम अलग मानते हैं, बट असल में दिन और रात अलग है ही नहीं। या तो आप उसको रात ही बोलो हर टाइम या दिन ही बोलो। क्यों? क्योंकि वो तो सन की वजह से दिन और रात बनती है, वरना आसमान का कलर तो हर टाइम एक ही रहता है। स्पेस में जाओगे तो एक ही चीज आपको दिखती है। दिन और रात तो हमने बनाया है, पहले से तो नहीं था। हमने देखा कि सूरज इधर आ रहा है तो वो दिन बन गया, उधर चला गया तो रात बन गई, बट असल में वो एक ही चीज है। ऐसे ही ये बोल रहे हैं कि सारी डिबेट्स के बावजूद हम फिजिकल और ह्यूमन को अलग नहीं कर सकते, इनसेपरेबल हैं, किसी भी हाल में इनको अलग नहीं किया जाता और शुड बी स्टडीड होलिस्टिकली।
जब हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, इन दोनों की ज्योग्राफी को रिलेट करते हैं, तो हमें होलिस्टिकली यानी कि इनको एक साथ पढ़ना चाहिए। एक साथ पढ़ने की ज़रूरत भी है, चाहिए भी और ज़रूरत भी है। अगर हम अलग अलग पढ़ेंगे तो हम वो चीज़ें, वो डाटा या वो नई इंफॉर्मेशन गैदर कर ही नहीं सकते कि वो क्यों हो रहा है, क्यों का रीज़न हम ढूंढ ही नहीं सकते। सोचो अगर ये कोई बोले कि दिल्ली में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, पर्टिकुलर जो रेगिस्तान वाला एरिया है या माउंटेन्स वाला एरिया है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों नहीं है, उसका रिलेशन आप कैसे बता सकते हो? आज के टाइम में हम ये बता सकते हैं कि वहाँ पर पहाड़ी है, यहाँ पर प्लेन एरिया, प्लेन एरिया में ईजी होता है रहना, बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना ईजी होता है। बट अगर ये पोर्शन मैं इसमें से निकाल दूँ, मैं बोलूँ कि नहीं, फिजिकल ज्योग्राफी को इंक्लूड मत करो, अब बताओ दिल्ली में क्यों इतनी पॉपुलेशन है, तो लोगों के पास जवाब नहीं है बोलने को। ऐसे ही कहानी तो कोई भी बता देगा कि हाँ ये रीजन है, ये रीजन है, असल में कोई रीजन मिल नहीं पाएगा उन्हें, क्योंकि ह्यूमन सिविलाइजेशन जो सेटअप हुई है, आज नहीं हजारों साल पहले की बात बोल रहा हूँ, कि जैसे इंडस सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी थी, कि नदी के किनारे वो बसे थे। क्यों बसे थे? क्योंकि उनको वहाँ पर पानी मिल रहा था, नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे थे उनको। उसके पीछे का रीज़न भी फिजिकल ज्योग्राफी आ जाती है। तो वहीं से वो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे ह्यूमन बढ़ते रहे, पॉपुलेशन बढ़ती रही। दिल्ली में लोग रह रहे हैं, यूपी में लोग रह रहे हैं, गंगा के किनारे कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके पीछे का रीजन ही ज्योग्राफिकली फैक्टर होता है। तो जो फिजिकल ज्योग्राफी है और जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, उन्हें हम अलग अलग नहीं पढ़ सकते, उन्हें हमें एक ही कर कर पढ़ना पड़ेगा और रिलेट करना पड़ेगा एक दूसरे से, तभी ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि मेटाफोर्स इन ज्योग्राफी, जो हम मेटाफोर्स यूज करते हैं, कैसे? बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमिना आर डिस्क्राइब्ड यूजिंग ह्यूमन एनाटॉमी मेटाफोर्स। कैसे? फेस ऑफ द अर्थ आपने सुना होगा, आई ऑफ द स्टॉर्म सुना होगा आपने, साइक्लोन जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें आई के बारे में आपने पढ़ा होगा कि उसका जो सेंटर वाला एरिया होता है, उसमें भी हमने ह्यूमन को किसी तरीके से रिलेट कर दिया कि वो तूफान की आंखें होती हैं। आंखें तो इंसान की होती हैं, तो हमने फिजिकल जो रिसोर्सेज हैं उनमें भी अपने आप को कहीं ना कहीं कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। माउथ ऑफ द रिवर, यानी कि रिवर का मुंह, आपने गोमुख सुना होगा, नाम ही गोमुख है, यानी कि गंगा जी का उद्गम स्थल है जहाँ से, वो आपने सुना। स्नाउट यानी कि नोज ऑफ द ग्लेशियर, ग्लेशियर की नाक होती है जहाँ से स्टार्टिंग से वो उठता है ऊपर से, ऐसे नाक की तरह जब शेप बना लेता है, बर्फ़ ज़्यादा वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। नेक ऑफ द स्टमस एंड प्रोफाइल ऑफ द सोयल। प्रोफाइल ऑफ द सोयल क्या है कि जब हम घर बनाते हैं या कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं ब्रिज की, तो पहले हम वहाँ सोयल की टेक्सचरिंग करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि यार सोयल की प्रोफाइल क्या है, ज़रा ये बताओ, यानी कि उसके अंदर किस तरीके की वहाँ सोयल है, कहीं वो दब तो नहीं जाएगी वहाँ पर सोयल, बिल्डिंग बनाना सेफ है या नहीं, अर्थक्वेक वाला जोन तो नहीं है, तो काफ़ी चीज़ें हमें चेक करते हैं। तो जब हम सोयल देखते हैं तो वहाँ की प्रोफाइल हम उसे बोलते हैं, जैसे आपकी और मेरी प्रोफाइल बनती है। अच्छा, जो ये इस्थमस है, इस्थमस क्या होता है जरा सुन लो, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मान लो ये एक एरिया है, कोई लैंड का एरिया है, और ये एक एरिया है, ये भी कोई लैंड का एरिया है, इधर पानी है, इधर भी पानी है, बट इस लैंड के एरिया को एक छोटा सा लैंड का ही एरिया, यानी कि मिट्टी पत्थर किसी भी तरीके से अगर वो कनेक्ट हुआ है, वो कनेक्ट हुआ है और उस पर दोनों चीज़ों का एक कनेक्शन है, बिल्ड है, ब्रिज टाइप आप कह सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? नेक ऑफ द इस्थमस। तो जो ये दो पार्ट हैं, ये क्या हो गए? इस्थमस हो गए, और ये क्या हो गई? इनकी गर्दन, जैसे कि मेरा सर और मेरा धड़, नीचे की बॉडी को ज्वाइन किसने किया हुआ है? मेरी नेक ने। ऐसे ही इस पार्ट को और इस पार्ट को ज्वाइन, जो एरिया यानी कि जो लैंड का एरिया, जो भूमि ज्वाइन करती है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? नेक बोल रहे हैं, और ये एरिया क्या है हमारा? इस्थमस। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वर्ड यहाँ पर कुछ ऐसे यूज किए गए हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बट होना नहीं है, होने नहीं देंगे हम ऐसा। आगे क्या कह रहा है कि ह्यूमनाइज्ड मेटाफोर्स इन ज्योग्राफी। ह्यूमनाइज मेटाफोर्स और क्या यूज करे गए हैं कि रीजन्स, विलेजेस, टाउन्स आर डिस्क्राइब्ड एज ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मान ले कि जो हम ऑर्गेनिज्म देखते हैं कि माइक्रोस्कोप में हम छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म देखते हैं, वैसे ही जो रीजन्स हैं, जो विलेजेस है या जो टाउन्स हैं जो हमारी अर्थ पर बने हुए हैं, हमने उनको क्या बोला है? ऑर्गेनिज्म बोला हुआ है। कि छोटे छोटे माइक्रोस्कोप से अगर हम बहुत बड़े होते और हम अर्थ को माइक्रोस्कोप से देखते तो उसके अंदर हमें छोटे छोटे ये टाउन दिखते, छोटे छोटे शहर दिखते, गाँव दिखते, इनको हम एज ए ऑर्गेनिज्म का नाम दिया है। जर्मन ज्योग्राफर डिस्क्राइब, भाई जर्मन भाई लोगों ने क्या बोला कि द स्टेट एंड कंट्री एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म।
नेटवर्क्स ऑफ रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज आर आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन। अभी जर्मन ज्योग्राफर बोलते हैं कि जो स्टेट और कंट्री है ना, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है भाई? कंट्री की ग्रोथ होती है ना, हम ये कह रहे हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, बड़ा हो रहा है। बड़ा किस वे में हो रहा है? एरिया तो उतना ही है, बड़ा किस वे में हो रहा है कि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग हो रही है, लोगों की लाइफ जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो राइज हो रहा है। तो हम एक देश को और एक स्टेट को उन्होंने जिंदा चीज़ से रिलेट करा है कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और जो नेटवर्क्स है हमारे, रोड, रेलवेज, वाटरवेज, आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन, कि जैसे हमारी बॉडीज़ में हमारी बॉडी में जैसे आर्टरीज होती हैं जहाँ पर ब्लड सर्कुलेट होता है। ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट एक एजेंट है, उसके थ्रू ऑक्सीजन डिलीवर होती है ऑर्गन्स को, न्यूट्रिएंट्स डिलीवर होते हैं, बाकी और भी ब्लड के काम होते हैं। साइंस का मेरे को इतना है नहीं, बट ये चीज़ें, दोनों चीज़ें ज़रूर होती हैं। तो वो क्या है? एक ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है। वैसे जो हमारी रोड्स एंड रेलवेज हैं, ये हमारी अर्थ पर अगर आप देखो तो ऐसे हर जगह कनेक्ट हुई हुई हैं। जैसे हमारी बॉडी में आर्टरीज कनेक्ट हुई होती हैं, तो इन्होंने जो ये रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज है, इनको क्या बोला है? आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन, यानी कि रास्ता जिससे फूड प्रोडक्ट्स या जितने भी इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन कर रही हैं या हमें भी कहीं ट्रैवल करना है, तो हम भी इन आर्टरीज के थ्रू, इन रोड्स के थ्रू ही अर्थ पर ट्रैवल करते हैं। तो अर्थ हमारी एक बॉडी होगी और रोड्स और ये सब क्या होगी? उस बॉडी की आर्टरीज होगी जिसमें हम ट्रैवल करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? फाइनल रिफ्लेक्शन क्या है कि कैन वी सेपरेट नेचर एंड ह्यूमन व्हेन दे आर सो इंट्रिकेटली इंटरवाइंड? भाई क्या हम, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कमेंट में आपने बात बताना है कि क्या हम अलग कर सकते हैं नेचर और ह्यूमन बीइंग को? देखो कितनी बढ़िया फोटो लगी हुई है इंसान की, अंदर ही हमारी नेचर है। वही मैं बोल रहा हूँ, हम खुद भी नेचर का ही एक पार्ट है। तो इसलिए ह्यूमन और नेचर को मेरे हिसाब से तो कोई अलग कर नहीं सकता। बाकी ये सारा जवाब आपको कमेंट में बताना है कि क्या हम इसे अलग कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो उसके पीछे के रीजन बताओ, और अगर नहीं कर सकते तो उसके पीछे के रीजन बताओ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बट क्या आप पढ़ रहे हो वो कमेंट सेक्शन में पता लग जाएगा। अब क्या है? डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी। अब अलग अलग ज्योग्राफर ने ना डेफिनेशन दी है ज्योग्राफी को लेकर। क्या डेफिनेशंस दी है? सबसे पहले थे रेडजल भाई हमारे, उन्होंने बोला ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड द अर्थ सरफेस। भाई जाहिर सी बात है, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो क्या बता रही है? वो हमारा स्टडी बता रही है क्या? कि रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। भाई हमारा ह्यूमन सोसाइटीज का किस तरीके से अर्थ से रिलेशन है, यानी कि हमारा किस तरीके से नेचर से रिलेशन है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं रेडजल साहब। अच्छा, दो लोग और थे, उन्होंने क्या बोला? एक थे हमारे ये सैंपल साहब, एलन-सी सैंपल। इन्होंने बोला कि एलन-सी सैंपल कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। भाई अनरेस्टिंग क्यों? इंसान कभी रुकता ही नहीं है, तरक्की कर ही रहा है, कुछ ना कुछ नया ग्रोथ कर रहा है, कभी कोई नई बिल्डिंग्स बना रहा है, नई मशीन्स बना रहा है, मतलब शांत नहीं हुआ है, उसको आगे बढ़ने की आदत है, कुछ नया करने की आदत है, इसलिए अनरेस्टिंग वर्ड का यहाँ यूज किया गया। एंड दी अनस्टेबल अर्थ, अनस्टेबल कैसे? भाई कभी भी तूफान आ जाता है, कभी भी अर्थक्वेक आ जाता है, कहीं वॉल्केनो फट जाता है, कहीं सुनामी आ जाती है, कहीं बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, फ्लड आ जाती है। तो ये क्या है? ये भी अनस्टेबल है, अर्थ स्टेबल तो है नहीं, और इंसान भी अनरेस्टिंग है, यानी कि वो भी रेस्ट नहीं कर रहा है। तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में जो चेंजेज आ रहे हैं धीरे धीरे, भाई अगर कहीं पर वॉल्केनो इरप्ट हो गया है और रेगुलर इरप्ट हो जा रहा है, तो जो उसके आसपास लोग रह रहे होंगे उनकी लाइफ पर कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो वो जो चेंज आता है उसके पीछे के क्या रीजंस है, किस तरीके से चेंज आता है, वही चेंजेस ह्यूमन ज्योग्राफी हमें पढ़ने को हमें मिलेगा और बताता है। ठीक है, फिर हमारे आते हैं पॉल भाई। पॉल, नाम देखो कितना बढ़िया है, पॉल विदाल दे ला ब्लाचे, कितना खतरनाक नाम है। ये क्या कहते हैं कि कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम ए मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर अर्थ। भाई कुछ फिजिकल लॉज हैं जो हमारी अर्थ के नेचर को गवर्न कर रहे हैं, यानी कि कुछ अनदेखी ताकतें हैं, कुदरत की ताकत जो हम कहते हैं ना, कि कुदरत की ताकत है जो हमारी अर्थ को गवर्न कर रही है, यानी कि चला रही है। कुछ ना कुछ लॉ हैं नेचर के, खुद के लॉ हैं। एंड ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बीइंग विच इनहेबिट इट।
भाई, और रिलेशन बता रही है ह्यूमन बींग्स का, लिविंग बींग्स का। लिविंग बींग्स में आप आ गए, मैं आ गए, जीव जंतु यानी कि एनिमल किंगडम है, सारा एनिमल किंगडम आ गया, कि वो किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके से यूज करा उनको, किस तरीके से उन्होंने अपने पक्ष में उसको यूज करा, या जो यूज नहीं कर पाए तो उन्होंने किस तरीके से एडजस्ट करा उस चीज़ों को। तो ये जो सारा रिलेशन है, यही ह्यूमन ज्योग्राफी हमें बताता है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी डेफिनेशन एंड स्कोप। भाई देखो, डेफिनेशन अभी पढ़ ली है, फिर से एक बार डेफिनेशन है, ये भी ध्यान देते हैं। स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन। ह्यूमन इंटरेक्ट्स विद द फिजिकल एनवायरनमेंट थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन। तो ये क्या कह रहा है ह्यूमन ज्योग्राफी में? भाई ये बता रहा है कि जो स्टडीज है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट, नेचर की, एंड सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट, जो हमने देखा कि कहाँ पर किस तरीके के लोग रहते हैं, सोशो कल्चर जहाँ हो जाता है, क्या वहाँ की भाषा क्या है, वहाँ का खाना पीना क्या है, बाय क्रिएटेड बाय ह्यूमन, जो ह्यूमन ने खुद बनाए। ह्यूमन इंटरेक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन। ह्यूमन फिजिकल एनवायरनमेंट से किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, किस तरीके से उससे बात करता है नेचर से, हर अलग अलग वे हैं, उसके अलग अलग तरीके हैं, वही ह्यूमन ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे। एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट के क्या एलिमेंट्स हैं? लैंड फॉर्म्स है, सोयल है, क्लाइमेट है, वाटर है, नेचुरल वेजिटेशन, फ्लोरा, फोना। ये क्या है? ये नेचर के सारे एलिमेंट है। बट ऐसा कहाँ, इंसान कहाँ पीछे रहने वाला है? उन्होंने बोला कि हम भी अपने एलिमेंट बनाएंगे, तो जो एलिमेंट्स ह्यूमन ने क्रिएट करे, ये नेचर ने क्रिएट कर रखे हैं, ये नेचर के नेचुरल है। हमने क्या क्रिएट करा? वही हमने घर बना लिए, गांव बना लिए, शहर बना लिए, रोड बना लिए, रेलवे बना ली, इंडस्ट्री बना ली, खेत बना लिए, भाई बंदरगाह, पोर्ट्स बना लिए, डेली लिनो आइटम्स, और जो डेली हम आइटम्स है हमारी खाने पीने की, पहनने की, जो डेली यूज की आइटम्स है, वो सारी हमने आइटम्स बना ली। भाई हम थोड़ी ना पीछे रहेंगे, नेचर ने कहा मैं ये बना रहा हूँ, तो हमने कहा हम भी ये बना रहे। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो नेचर ने बनाए और जो इंसानों ने बनाए। आगे, ड्यूअल इंपैक्ट ऑफ नेचर एंड ह्यूमंस। अब भाई देखो, दोनों तरफ इंपैक्ट होगा। जब नेचर ने कुछ चीज़ें बनाई, हमने कुछ चीज़ें बनाई, तो दोनों चीज़ों पर इंपैक्ट तो होना ही होना है। अब देखो, किसी से लड़ाई हो गई, मैंने एक थप्पड़ मारा, सामने वाले ने थप्पड़ मारा, चोट तो दोनों को लगेगी, इंपैक्ट तो कहीं ना कहीं होगा। किसी पर ज़्यादा हो जाएगा, किसी पर कम हो जाएगा। यही इंपैक्ट हम पढ़ने वाले हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट मॉडिफाइड बाय ह्यूमन। फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब कि जो हमारे आसपास की सराउंडिंग है, उनको हमने कुछ मॉडिफाई कर लिया। कैसे मॉडिफाई कर लिया? जैसे कि आप जहाँ रह रहे हो, आपने वहाँ घर बना लिया। क्या था वहाँ? पहले जंगल हो सकता है, खेत हो सकते हैं, नेचुरल चीज़ें थी, बट हमने वहाँ क्या करा? साफ सफाई करी और घर बना लिया। मॉडिफाई कर लिया ना आपने अपने सराउंडिंग को। हमने रोड बना लिया, हमने डैम बना लिए। ये कह रहा है ह्यूमन ऑल्टर लैंडस्केप्स, बिल्ड स्ट्रक्चर एंड यूटिलाइज रिसोर्सेज। कि लैंडस्केप्स पर यानी कि ज़मीन पर हमने अलग अलग स्ट्रक्चर बिल्ड करे और रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना स्टार्ट करा। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ। भाई अब जब हम एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एनवायरनमेंट भी ह्यूमन लाइफ पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। वो चीज़ है क्लाइमेट, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन्फ्लुएंस ह्यूमन सोसाइटी। भाई मौसम इफेक्ट करता है या नहीं करता आपकी और मेरी लाइफ पर? कोई रेगिस्तान में जाकर रहो, क्यों नहीं रह पाता? गर्मी बहुत है सर जी, पसीना आता है हमें वहाँ, पीने को हमें पानी नहीं मिलेगा, रहने को छत नहीं मिलेगी, देखने को पेड़ नहीं मिलेंगे, गर्मी भी बहुत है। तो ये क्या है कि ये किस तरीके से नेचर हम पर इफेक्ट डाल रहा है। क्लाइमेट, ज्योग्राफी, मौसम, नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि पानी जैसी चीज़ें, पेड़ पौधे, खाने को खाना, वहाँ पर फसल नहीं उगाई जा सकती। तो ये भी जो ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि भैया यहाँ तो मत रहना, ढंग की जगह जाकर रहो जहाँ नेचर आपको प्रोवाइड कर रहा हो, ये सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो, आपके सुटेबल हो ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से नेचर हमारी लाइफ पर, ह्यूमन सोसाइटीज़ पर इफेक्ट डालता है। आगे क्या है? कंसेप्ट ऑफ इंटरेक्शन नेचर एंड ह्यूमंस। अब कंसेप्ट पढ़ना है कि किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है नेचर और ह्यूमन का। इंटरेक्शन टेक प्लेसेस थ्रू टेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंस लाइज नॉट जस्ट व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बट हाउ इज प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब क्या है कि जो इंटरेक्शन, जो हम नेचर से जो हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, वो
टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। कैसे टेक्नोलॉजी? कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है, हमें पता चलता जा रहा है जैसे जैसे हमारी इनोवेशन नई हो रही है कि असल में क्लाइमेट में या नेचर में ये सारी चीज़ें हैं तो क्यों हैं। वो इंटरेक्शन हुआ ना हमारा, और जो वो रिसोर्सेज हैं नेचर में, हमारे अर्थ पर जो रिसोर्सेज है, उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ कर कर हम टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहे हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी को देखकर हम ये बोल सकते हैं कि जो इंसान है, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, वो कितना चेंज हो गई है, उसने अपने आप में कितनी ग्रोथ आ गई है, कितनी डेवलपमेंट आ गई है, वो हम टेक्नोलॉजी के थ्रू ही देख सकते हैं। आज से 50 से 100 साल पहले क्या कोई सोच सकता था कि स्टूडेंट्स आप घर पर बैठकर पढ़ रहे होंगे और जो टीचर है वो कई 100 किलोमीटर दूर पढ़ा रहा होगा, और लाइव भी पढ़ रहे हैं कि सामने वाला टीचर उसी टाइम कहीं और पढ़ा रहा है और हम अपने घर पर बैठे आराम से बेड पर देख रहे हैं। तो जैसे जैसे ये चीज़ें में चेंज आ रहा है, तो हम ये देख सकते हैं कि ह्यूमन की लाइफ किस तरीके से चेंज हुई है, क्या क्या उसने ग्रोथ की है, क्या उसकी डेवलपमेंट हुई है। टेक्नोलॉजी रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब क्या है, फ्रिक्शन एंड हीट से फायर हुई। अब मैं आपको जैसे बताया कि नेचर ने हमें कोई चीज़ प्रोवाइड की और हमने उसका यूज किया। अब नेचर ने क्या प्रोवाइड की थी? फ्रिक्शन एंड हीट। नेचर ने ये सेट किया कि भाई अगर आप फ्रिक्शन पैदा करोगे, जैसे कि मैं ऐसे हाथ रगड़ रहा हूँ तो क्या है, मेरे हाथ गर्म हो रहे हैं, तो ये नेचुरल चीज़ है, ये इंसान ने तो बनाई नहीं, ये तो नेचुरल चीज़ है जो बन गई कि फ्रिक्शन एंड हीट का हमें जो कंसेप्ट है वो हमें पता लगा कि असल में ऐसा होता है जब हम रगड़ते हैं कोई दो चीज़ों को, तो उससे क्या बनी? फायर बनी। अर्ली ह्यूमन डिस्कवर लीडिंग टू कुकिंग एंड वार्मथ। जब उससे फायर बनी तो इंसानों ने उस फायर का कैसे यूज किया? उन्होंने खाना पकाना स्टार्ट कर दिया। ठंडे एरिया में जहाँ पर टेम्परेचर कम होता था वहाँ पर उन्होंने आग का यूज कर कर, फायर का यूज करके रहना सीख लिया, वहाँ सर्वाइव करना सीख लिया। डीएनए एंड जेनेटिक्स, डिसीज कंट्रोल। भाई नेचर ने डीएनए और जेनेटिक्स बनाए, डीएनए नेचर ने बनाया है, हमने क्या करा? उसको यूज कर कर हमने बीमारियों का इलाज शुरू कर दिया, यानी कि क्योर, ट्रीटमेंट, हमने उनका ट्रीटमेंट शुरू करा। हमने डिसीज़ को कंट्रोल करना भी स्टार्ट कर दिया कि अगर किसी की डिसीज़ हो चुका है, उसे बीमारी हो चुकी है, तो हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। मॉडर्न साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग फॉर हेल्थ एडवांसमेंट। डीएनए के थ्रू ही हम हेल्थ यानी कि मेडिकल सेक्टर में हमारी क्या हुई? एडवांसमेंट हुई है। एरोडायनेमिक फास्ट प्लेन्स। अब एरोडायनेमिक्स क्या है कि नेचर ने ये बात बोली कि अगर आप जब ट्रैवल कर रहे हो हाई स्पीड पर, तो अगर आपका जो शेप है अगर वो एरोडायनेमिक है, जैसे प्लेन्स की होती हैं, स्पोर्ट्स कार की होती हैं, तो अगर वो आप उस तरीके की आपकी शेप होगी तो आप तेज़ ट्रैवल कर सकते हो, आपकी स्पीड फास्ट हो सकती है। वो एरोडायनेमिक नेचुरल चीज़ है, बट हमने उसका यूज़ करके क्या बना लिया? हमने फास्ट प्लेन्स बना लिए। तो ये क्या है? ये इंटरेक्शन है। इससे इंटरेक्शन का पता लगता है कि किस तरीके से हम नेचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे हमने नेचर को अपने लिए यूज़ किया। नेचर ने हमें कोई चीज़ प्रोवाइड करवाई और हमने उसको अपने तरीके से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। टेक्नोलॉजी से हमें पता लग रहा है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई नेचर के रिसोर्सेज से, नेचुरल चीज़ से। ठीक है, अब आता है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ये कंसेप्ट है, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं इस कंसेप्ट में। बहुत इजी कंसेप्ट है, सीधा सा क्या कह रहा है कि जब नेचर से हमारी लाइफ इन्फ्लुएंस होने लग जाती है, हमारी लाइफ डिस्टर्ब या कह सकते हो कि उसमें अफेक्ट आने लग जाता है, उसे एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। कैसे? अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर। जो अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज़ थी वो नेचर से इन्फ्लुएंस होती थी। जाहिर सी बात है, अगर कहीं पर ज़्यादा सर्दी है तो वहाँ हम नहीं रह सकते, कहीं पर ज़्यादा जंगल हैं, घने जंगल हैं, हम वहाँ नहीं रह सकते। बट आज क्या है, हम जंगल को काट सकते हैं। सर्दी ज़्यादा है तो हम हीटर स्टार्ट कर सकते हैं, गर्म कपड़े पहन सकते हैं। बट उस टाइम नहीं था, उस टाइम नेचर का अपर हैंड था। अभी भी अपर हैंड है, बट अब कहीं ना कहीं हम उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, अपने हिसाब से यूज कर लेते हैं। लो टेक्नोलॉजी लेवल्स की वजह से लेड टू अडॉप्शन टू नेचुरल कंडीशन। टेक्नोलॉजी ना होने से हमें वो चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ती थी, हमें उनके अकॉर्डिंग अपने आप को जीना या कहते हैं ढालना सीखना पड़ता था कि उसी के हिसाब से हम जी सकें। नेचर वाज सीन एज पावरफुल, वर्शिप्ड एंड रेवर्ड। नेचर उस टाइम पावरफुल था, हम उसको पूजते थे। पूजते हमारे हिंदू
समाज में या हमारे भारत में अभी भी हम नेचर को पूजते हैं, दूसरी जगह भी नेचर को पूजते हैं, जैसे फायर गॉड बोलते हैं, पवन देवता हम यहाँ बोल देते हैं, तो हम आज भी पूजते हैं। बट उस टाइम जो ये चीज़ें थी ये बहुत बड़े लेवल पर थी कि सब कुछ वो कुदरत से ही रिलेट करते थे कि कुदरत ही सब कुछ है, यानी कि नेचर ही सब कुछ है। ह्यूमन इन दिस स्टेज नेचुरलाइज ह्यूमन, उस टाइम के इंसानों को हम नेचुरलाइज ह्यूमन कहते थे। क्यों? क्योंकि वो नेचर के हिसाब से ही रहते थे, वो उसमें कुछ मोल्ड या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते थे। नेचर ने बोला कि यहाँ अगर आपको रहना है तो इसी तरीके से रह सकते हो, तो हमने बोला ठीक है हम वैसे ही रहेंगे, नेचर का हुक्म हमने मान लिया। ये बात बोल रहा है। दिस व्यू पॉइंट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, कि एनवायरमेंट डिटरमाइन करता है, डिसाइड कर रहा था उस टाइम कि आपको किस जगह किस टाइम पर किस तरीके से रहना है, कब उठना है, कब सोना है और कब खाना है, सारी चीज़ें एनवायरमेंट के हिसाब से ही हम डिसाइड करते थे। बट अब क्या हो रहा है, अब क्या हो गया, अब आ गया पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म नाम से ही समझ आया कि जब सब कुछ पॉसिबल है, अब चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे विद टाइम, कल्चर एंड सोशल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी इंप्रूव्ड, टेक्नोलॉजी भाई इंप्रूव्ड हुई है, जैसे जैसे टाइम और सोशल लाइफ भी हमारी इंप्रूव्ड होने लगी है। शिफ्ट फ्रॉम नेसेसिटी टू फ्रीडम, मजबूरी से आज़ादी, नेसेसिटी हमारी मजबूरी थी उस टाइम, बट अब क्या है, हमारे पास फ्रीडम है, हम आज़ाद हैं, हम चीज़ों को अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। नेचर प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन क्रिएट पॉसिबिलिटीज़, नेचर ने रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करे और हमने उनको पॉसिबिलिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि हेल्थ रिजॉर्ट्स ऑन हाईलैंड, पहाड़ों पर हमने हॉस्पिटल बना दिए। नेचर ने कहा कि लो पत्थर लो, सीमेंट लो, स्टील लो, हमने कहा लो वही ना नेचर भाई साहब, हम पहाड़ों पर ही हॉस्पिटल बना देंगे। नेचर ने कहा कि भैया सीमेंट और पत्थर बहुत है, तो हमने क्या करा, हमने शहर बना दिए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी, हमने खेत बना दिए, हमने पोर्ट्स बना दिए, ओशनिक रूट्स बना दिए, सैटेलाइट बना दी। मतलब कि अर्थ पर नहीं टिके हमने कहा हम अर्थ से बाहर भी चले जाएंगे, हमने स्पेस में स्पेसशिप बना दिया, हम चांद पर पहुंच गए। सोचो कहाँ से मिली ये सारी चीज़ें, कहाँ से मिली? तो हमें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज तो हमें नेचर ने ही प्रोवाइड करवाए हैं, बस उसको पॉसिबिलिटीज़ में हमने कन्वर्ट करा, उसको हमने उस तरीके से यूज़ करा। आगे क्या कह रहे हैं, नियो डिटर्मिनिज्म। अब देखो डिटर्मिनिज्म पढ़ा हमने, एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म, हमने फिर पॉसिबिलिटी पढ़ा। अब ये है बीच का रास्ता, इसको कहते हैं नियो डिटर्मिनिज्म। कैसे कि मिडल पाथ बिटवीन एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, इन दोनों के बीच का जो रास्ता है उसे हम क्या कहते हैं, नियो डिटर्मिनिज्म। जैसे कि रेड मतलब स्टॉप, ये क्या है, ये है हमारा एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म, और ग्रीन मतलब गो, मतलब पॉसिबिलिटीज। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल नेचर के हिसाब से ही ढल जाएं, कि नेचर अगर हमारे तुक में नहीं है, अगर हमारे हिसाब से नहीं है, तो हम नेचर के हिसाब से पूरी तरीके से हो जाएं, वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। और पॉसिबिलिटी भी इतनी यूज़ नहीं है कि हम नेचर को ओवर मॉडिफाई करने लग जाएं, नेचर को हद से ज़्यादा चेंज करने लग जाएं। उससे क्या होगा कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो ख़राब होने लग जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं गैसेज, हीट बढ़ रही है, गर्मी बहुत बढ़ रही है, कहीं फ्लड आ रहा है, ये क्या है, एनवायरनमेंट को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। वैसा वाला भी सीन नहीं होना चाहिए, हमारा होना चाहिए बीच वाला, यानी येलो लाइट जैसा, ट्रैफिक लाइट से इसको रिलेट करा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, नियो डिटर्मिनिज्म, यानी कि बीच का रास्ता। ठीक है, एनवायरनमेंट के हिसाब से भी हम थोड़ा बहुत अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल चेंज कर दें। चेंज करा बट थोड़ा करा, जिससे एनवायरनमेंट पर इफ़ेक्ट ना पड़े, उसका नुकसान ना हो। पेड़ ना काटो भाई, जंगल बचाओ, सांस भी तो लेना है। सारे ही पेड़ काट दिए तो सांस कहाँ से लोगे? तो इसका मतलब कि पेड़ काटो बट कहीं और पेड़ लगा भी दो, समझ रहे हो? तो ये एक बीच का रास्ता है जिसे हम नियो डिटर्मिनिज्म कहते हैं। ह्यूमन प्रोग्रेस डिपेंड ऑन रेस्पेक्टिंग कौन सी लिमिट्स, एनवायरमेंट लिमिट्स, हमें एनवायरमेंट की लिमिट्स का ध्यान में रखना है। फ्री रन लीड्स टू नेगेटिव इफेक्ट, खुलेआम सांड की तरह दौड़ोगे तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे। कैसे? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर रिट्रीट, लैंड डिग्रेडेशन, ये सारी क्या है, ये सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो किस वजह से हो सकती है, अगर हम
पूरा पॉसिबिलिज्म की तरफ चला जाएं, मतलब कि हम नेचर को पूरी तरीके से अपने हिसाब से मॉडिफाई करने लग जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपकी ये 3 टर्म है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म मतलब नेचर के हिसाब से, पॉसिबिलिज्म कि नेचर को हम अपने में कन्वर्ट कर लें मतलब अपने हिसाब से यूज करें, या बीच का नियो डिटर्मिनिज्म। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि क्या नियो डिटर्मिनिज्म एक सही तरीका है इस समाज को, इस धरती पर रहने का, लोगों का इस धरती पर रहने का। आगे क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। अब ह्यूमन ज्योग्राफी में ना एक स्कूल बने अलग अलग, जैसे जैसे ज्योग्राफी का विकास होने लगा, इस सब्जेक्ट में बढ़ावा आने लगा, वाइड होने लगा, लोग समझने लगे इस सब्जेक्ट को, तो कुछ स्कूल्स बन गए, थॉट स्कूल बन गए, लोगों की सोच होगी, कुछ ग्रुप ऐसे बन गए जो ज्योग्राफी को उसी तरीके से देख रहे थे। उनकी स्टडी करने का तरीका क्या था? पहला था वेलफेयर ऑफ और ह्यूमनिस्टिक स्कूल, वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल कंसर्न्ड विद सोशल वेलबींग, फोकस एरिया हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट ज्योग्राफी ऑफ वेलबींग। तो ये क्या करते थे, ये ज्योग्राफी का जो यूज करते थे, यानी कि जो ज्योग्राफिकल स्टडीज़ थी, जो नेचर की स्टडीज़ थी, इन्होंने उन नेचर की स्टडीज़ को कैसे यूज किया, लोगों की भलाई के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए। जैसे कि सेंसस का हम जब यूज करते हैं, सेंसस में क्या रिजल्ट आता है कि कहाँ पर कितने बच्चे हैं, क्या उनका बर्थ रेट है। मान लो किसी एरिया में बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है छोटे बच्चों का, तो जाहिर सी बात है वहाँ आने वाले टाइम में स्कूल्स की नीड पड़ेगी। तो उन्होंने क्या करा, एजुकेशन के लिए ज्योग्राफी को यूज करा। अब कहीं पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर घर की जरूरत पड़ेगी। जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है वहाँ हेल्थ हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ेगी। तो इन्हीं जो ये थॉट ऑफ स्कूल है वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक, ये लोगों की भलाई के लिए यूज होता है, इसकी स्टडीज। दूसरा है रेडिकल स्कूल, नाम से ही खतरनाक भैया। यूज मार्क्सियन थ्योरी, एक्सप्लेन कॉज ऑफ पॉवर्टी, इनइक्वलिटी एंड डेप्रीवेशन, लिंक इशू टू कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद आप कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बुरे लोग हैं जो रेडिकल स्कूल वाले हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत गंदे लोग हैं, गंदे नहीं हैं, बट जो वो स्टडी कर रहे हैं वो थोड़ी देखने में नेगेटिव लगती है। कैसे कि जब हम कोई डाटा उठाते हैं, जैसे डेथ रेट का डाटा उठाते हैं, पॉवर्टी रेट का डाटा उठाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला जो हम डाटा यूज करते हैं, वो क्या है, वो भी एक ज्योग्राफिकल स्टडी ही है ना। ज्योग्राफिकल स्टडी के तरीके से हम उसको लेते हैं, बस उसका जो नेचर है वो नेचर नेगेटिव हो जाता है कि वो बताता है कि कितने लोग गरीब हैं, कितने लोगों में इनइक्वालिटी है, डेप्रीवेशन है, कौन माल न्यूट्रिशन है, कि कहाँ पर बच्चों को अच्छे से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, फूड नहीं मिल रहे हैं। तो ये जब डाटा यूज़ करते हैं तो ये रेडिकल स्कूल कहलाने लग जाते हैं, जो इस तरीके की स्टडीज़ करते हैं वो भी अच्छे। चाहिए ये दोनों भैया, एक से काम नहीं चलेगा, चाहिए हमें ये दोनों, बट बस यहाँ पर उसका नेचर बताया गया है, उनको एक नाम दे दिया गया है कि वेलफेयर ऑफ ह्यूमनिस्टिक स्कूल, और दूसरा क्या है, रेडिकल स्कूल। आगे बढ़ते हैं। अब एक है बिहेवियरल स्कूल, यानी कि व्यवहार चेक करने वाला स्कूल। व्यवहार कैसा कि एम्फसाइज, यानी कि जो जोर उनका रहता है, जो फोकस रहता है, लिव्ड एक्सपीरियंस एंड स्पेस परसेप्शन, कंसीडर एथनिसिटी, रेस, रिलीजन एंड सोशल कैटेगरीज। मतलब कि जो लोग ज्योग्राफी के डाटा को, ज्योग्राफी की जो स्टडी करते हैं, उनका स्टडी का जो मेन फोकस रहता है कि लोगों का क्या लिविंग एक्सपीरियंस है, जो हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहते हैं, या हम कहते हैं ना कि हैप्पीनेस की एक रैंक आती है, किस देश के लोग ज़्यादा खुश हैं, किस देश के कम खुश हैं। एथनिसिटी क्या है, किस जाति से आते हैं, कि कौन सी वाली जात है, उनकी कास्ट क्या है, रेस क्या है, किस ब्रीड के हैं वो। रिलीजन क्या है, जब हम रिलीजन की स्टडी करते हैं कि किस कंट्री में किस रिलीजन के लोग ज़्यादा हैं, कम हैं, क्या नंबर हैं उनके। और सोशल कैटेगरीज। तो जो इस तरीके की स्टडी यूज करते हैं या इस तरीके की स्टडीज़ करते हैं, वो बिहेवियर स्कूल वाले होते हैं। 3 तरीके की अलग अलग स्टडीज़ को इन्होंने बस नाम दे दिए। कंफ्यूज होना नहीं बेटा, जरूरी तीनों है, बुरा कोई नहीं है, तीनों ही अच्छे हैं, बस वो नेचर इनका हम पढ़ रहे हैं। नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर क्या है? एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन लाइफ एंड स्पेस, इट ऑकर्स, इट इज हाईली इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, क्लोजली इंटरफेस विद सिस्टर डिसिप्लिन्स इन सोशल साइंसेज। अब ये क्या कह रहा है कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, एक तो हमें मालूम है कि ये ह्यूमन लाइफ और
वहाँ प्रॉपर जो प्लेस है, स्पेस यानी कि प्लेस, लोकेशन, उसका रिलेशनशिप बता रहा है, यानी कि नेचर से रिलेशनशिप बता रहा है, सीधा सा है। इट इज हाईली इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर और क्लोजली इंटरफेस विद सिस्टर डिसिप्लिन्स। सिस्टर डिसिप्लिन्स का मतलब है कि जो दूसरे सब्जेक्ट है इन सोशल साइंसेज, सोशल साइंसेज मतलब पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इस तरीके के जो सब्जेक्ट है उनसे क्लोजली इंटरफेस है, क्लोजली रिलेट करता है। कैसे? इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ते हैं कि जीडीपी क्या है किसी कंट्री की, और अलग जब हम स्टडीज करते हैं तो उसमें भी ज्योग्राफी का यूज किया जाता है। ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट का वो उसके कुछ ना कुछ पार्ट वहाँ पर यूज किया जाता है। तो यही ये बता रहा है कि क्लोजली वो इंटरफेस है, एक दूसरे से कनेक्ट है। पर्पस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, हमारा पर्पस क्या है ये ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ने का? एम्स टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन ह्यूमन एलिमेंट ऑन अर्थ सरफेस, कि भाई अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन करना है, यानी कि हमें समझना है। पहले हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। क्यों? जो ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आगे अच्छे लेवल पर पढ़ेंगे, पहले वो खुद समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे, फिर वो बताएंगे कि जो ह्यूमन एलिमेंट है, जो इंसानों का जो प्रभाव है अर्थ सरफेस पर, वो प्रभाव कैसा है, कहाँ पर कितना है और क्यों है हमारा प्रभाव नेचर पर। तो ह्यूमन ज्योग्राफी ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेंगी और हम पढ़ेंगे, और यही 12th की मेन हमारी ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये सारी चीज़ें हमारी एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में दी गई हैं कि अलग अलग स्कूल्स क्या हैं, अलग अलग एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म हो गया और पॉसिबिलिज्म हो गया, नियो डिटर्मिनिज्म हो गया, ये 3 तरीके की ये चीज़ें हमने पढ़ी। और हमने क्या पढ़ा कि जो अलग अलग जो कहते हैं कि उसका नेचर क्या है, एम्पेरिकल नेचर है, प्रैक्टिकल नेचर है, ये चीज़ें हमने पढ़ ली। तो बहुत सारी जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ये सारी चीज़ें हमने इसी चीज़ में स्टडी करी है। तो आज की वीडियो में अब हम बस इतना ही है। पहला चैप्टर हमने समझ लिया कि ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, और आने वाले टाइम में हम ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर यानी कि पॉपुलेशन के बारे में, यानी कि डेंसिटी के बारे में। तो भैया अगर जानना है कि क्यों, कहाँ, कितनी पॉपुलेशन है, तो नेक्स्ट वीडियो का बेसब्री से ज़रूर इंतजार करिए, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं उसके लिए भी एक वीडियो डालूंगा, ताकि मेरे प्यारे बच्चों को कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, उनकी पढ़ाई में किसी भी तरीके की कमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देता हूं। वो बात क्या है कि भैया देखो, जिसको है पढ़ना बढ़िया, यानी कि जिसको पढ़ना है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, वो क्या कर सकता है, वो एक चीज कर सकता है। अब क्या है कि हमारा अड्डा 24/7 ना आप लोगों के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट किए हुए हैं। कौन कौन से बैचेज हैं और वो कैसे हम ले सकते हैं, वो आज मैं आपको अभी के अभी क्लियर कर देता हूं। और हाँ, उस पर आपको डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिलने वाला है। वो डिस्काउंट कैसे लेना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपने जाना है गूगल बाबा पर जाकर लिखना है आपने अड्डा 247। अड्डा 247 लिखोगे तो सबसे पहली वाली जो वेबसाइट आएगी adda247.com, इस पर आपको यहाँ बिल्कुल आराम से आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपने डालना है ऑल कोर्सेज पर। ऑल कोर्सेज पर डालने के बाद आप जा सकते हैं यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पर, कि भैया सीयूटी की तैयारी अभी से हमें करनी पड़ेगी, उसमें कोई हम कमी नहीं छोड़ सकते हैं। अच्छा कॉलेज भी तो चाहिए, उसमें आप जा सकते हो। जैसे सीयूटी आर्ट्स पर आप चले गए, अब सीयूटी आर्ट्स पर अगर आपको सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ का लेना है तो ह्यूमैनिटीज़ के लिए हमारी बहुत अच्छी एक्सपीरियंस टीम है, जो आपको हर तरीके से आपको कैटर करेगी, सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। उसका आप बैच यहाँ से ले सकते हैं। उसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको जाना है बाय नाउ पर। अब बाय नाउ पर बात यह है कि भैया हमें तो डिस्काउंट भी चाहिए। अब डिस्काउंट कैसे मिलेगा? डिस्काउंट के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद कुछ नहीं, आपको MAPS, सही लिखा? नहीं लिखा, MAPS 26। देखो भैया बहुत बढ़िया कोड है, याद भी रहेगा। क्यों? ज्योग्राफी में एक सारा खेल ही मैप्स का रहता है, मैप्स की ही हमारी दुनिया है। मैप्स 26 लिखना है और आपको अप्लाई कर देना है। ये लो भैया 1849 का डिस्काउंट मेरी तरफ से आपके लिए खड़खड़ाता हुआ, चमकाता हुआ आ गया है। आपको ये डिस्काउंट का कूपन कोड डालना है, और कूपन कोड डालते ही आपको क्या करना है, पे नाउ कर देना है। बस पे नाउ करते अपनी जो बैंक डिटेल्स है वो डालनी है, OTP आएगा, OTP डालना है, और हमारे बैच का मजा उठाना है, यानी कि लुत्फ उठाना है। अब बच्चे ऐसे हैं कि सर जी नहीं, हमें तो अभी CUT का नहीं जाना, हमें तो स्कूल का पढ़ना है। तो भैया लो, स्कूल पे आ जाओ, क्लास 12th का महापैक ले लो, क्लास 12th के महापैक देख लो। ऐसे ही आपको महापैक्स लेना है,
जिसमें आपको 1 पैक में डबल सक्सेस मिलेगी, यानी कि डबल तरक्की आपको मिलने वाली है। सेम उसका भी वही प्रोसीजर है, क्लास 12th प्लस CUT ह्यूमैनिटीज महापैक। इसमें आपकी क्लास 12th की भी स्टडी होगी और साथ में ह्यूमैनिटीज CUT यानी कि CUT का भी साथ में आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। सेम तरीका वही है, जाना है, क्लिक करना है, यहाँ पर कूपन कोड डालना है। क्या कूपन कोड डालना है वो मैं आपको बताया, एक बार फिर बता देता हूँ। MAPS26 डाला है, अप्लाई कर दिया, कूपन कोड लग गया है, डिस्काउंट आ गया है, लो भाई डिस्काउंट का मजा उठाओ। तो बहुत सिंपल है और देरी नहीं करनी है, टाइम रहते हमें ये करना है। अगर कहीं देरी कर दी तो बहुत देरी ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। कोई भी डाउट हो तो नंबर अवेलेबल है हर जगह, और अगर नहीं है तो उसके लिए भी मैं प्रबंध करके आया हूँ, उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। कहाँ गया, अरे नहीं, हाँ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप टेलीग्राम लिंक पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मैंने बोल दूंगा टीम को अच्छे से बड़े बड़े अक्षरों में लिंक आपको प्रोवाइड कर दें। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द नई वीडियो के लिए मिलेंगे। आज थैंक यू, गुड नाइट। और अपने माता पिता की आज्ञा का जरूर पालन करना। जैसे मदर नेचर है, अर्थ हमारी माँ है, ऐसे ही घर पे भी हमारे पेरेंट्स हैं, उनका हमें हमेशा आज्ञा का पालन करना चाहिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।